नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और शुरुआत करते हैं हमारे खास शो छोटे में बड़ी बात की, जहां नए तेवर और नए कलीवर के साथ खबरों का एक नया अंदाज आपको देखने को मिलता है। बड़े मुद्दे और हर बड़ी हलचल पर भी बात होगी, वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की वजह से आपका समय बचता है और खबरों का दायरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत छोटे में बड़ी बात। शुरुआत बांग्लादेश से आई हिंदुओं को परेशान कर देने वाली खबर के साथ। बांग्लादेश में पिछले 48 घंटे से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कल दीपू दास की निर्मम हत्या की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन शायद इन कट्टरपंथियों का इतने से मन नहीं भरा और एक और हिंदू को उन्मादी भीड़ ने अपना निशाना बना लिया। बांग्लादेश में फैली हिंसा कट्टरपंथियों को यूनूस की मिलिशिया का नतीजा है। झेनीदेह में गोपाल विश्वास नाम के हिंदू को उन्मादी भीड़ ने निशाना बनाया। तस्वीरों में देखिए, कट्टरपंथी किसी भी कीमत पर उसे मारने पर उतारू है। उस पर भारतीय एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। वो हिंदू जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा वही हो रहे हैं। दीपू दास को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया, तो वहीं रिक्शा चालक गोपाल दास को पीटा गया। पुलिस बचाने में लगी है, लेकिन प्रदर्शनकारी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि हिंदुओं को टारगेट करने का पहला मामला नहीं है। 2024 में अंतरिम सरकार बनते ही यूनुस ने अजहर उल इस्लाम जैसे कट्टरपंथियों की रिहाई का ऑर्डर दिया। उसी के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। एक साल के अंदर हिंदुओं पर 2442 हमले हुए हैं। 152 मंदिरों को तोड़ा गया। कट्टरपंथियों ने इन हमलों में 32 हिंदुओं की मौत और कई लोग घायल हुए। जिसके बाद सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? बांग्लादेश में हर लेवल पर कट्टरपंथियों का जोर देखने को मिल रहा है। विवादित छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को आज ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में दफनाया गया। हैरान करने वाली बात ये रही कि इस कार्यक्रम में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। इस दौरान हादी के कट्टरपंथी छात्र संगठन की तरफ से सरकार को धमकाया भी गया और यूनुस सरकार को अगले 24 घंटे में सार्वजनिक रूप से हादी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम बताने की मांग की गई। साथ ही सरकार अब क्या क्या कदम उठा रही है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं इससे पहले कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शरीफ उस्मान हादी को अंतिम विदाई दे दी है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हादी की लोकप्रियता खासकर युवाओं और छात्रों के बीच काफी थी। यही वजह है कि उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। जहां तक नजर जाएगी केवल लोग ही लोग दिखेंगे। हादी के सम्मान में बांग्लादेश सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। बता दें कि पिछले साल हुए छात्र आंदोलन में हादी प्रमुख चेहरों में से एक था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के पतन में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी मौत से पहले हादी आम चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरने की तैयारी कर रहा था। दूसरों को लड़ाने भिड़ाने वाला अमेरिका खुद सीरिया पर हमला करने को मजबूर दिखा। आधी रात को सीरिया पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। ट्रंप के फाइटर जेट्स ने आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया और ये भी साफ किया कि ये अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले का बदला है। अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक हाई के तहत आईएसआईएस के 70 ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका का यह अटैक 13 दिसंबर को पालमायरा में हुए हमले के जवाब में था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। अमेरिका ने इस हमले को अंजाम देने के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। 70 आईएसआईएस ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें आतंकियों के ठहरने की जगह, हथियारों के गोदाम, बुनियादी ढांचे शामिल हैं। अमेरिका ने इस हमले में किन हथियारों का इस्तेमाल किया वो भी आपको बताते हैं। इस ऑपरेशन में F-15, A-10 फाइटर जेट, अपाचे हेलीकॉप्टर, HIMARS रॉकेट सिस्टम शामिल है। वहीं अमेरिका के इस ऑपरेशन हॉक आई में जॉर्डन ने भी F-16 फाइटर जेट्स ने मदद की। ट्रंप ये पहले ही बोल चुके थे कि जो आतंकी हमले करने या धमकी देने की हिमाकत करेंगे, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ मुनीर शहबाज ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे बाहर निकलना अब नियाजी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। अब इमरान खान को नई चोट तोशखाना 2 मामले में दी गई है। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पाकिस्तान की कोर्ट ने 17 साल की सजा सुनाई है। पहले से ही कालकोठरी में बंद इमरान खान पर नया अदालती चाबुक चला है। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने 17 साल की सजा सुनाई है। पहले आपको बताते हैं तोशाखाना 2 है क्या। ये पूरा मामला साल 2021 का है। आरोप है कि इमरान और बुशरा बीबी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से गिफ्ट में मिले एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बेहद कम कीमत पर खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
दोनों को 17 साल की सजा सुनाने के अलावा 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इमरान खान पर जिस तरह फंदा कसा जा रहा है, उनके समर्थक इसे मुनीर शहबाज का प्रतिरोध बता रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास भी गवाह है कि यहाँ हमेशा से सियासतदान सियासी इंतकाम का शिकार होते रहे हैं। राहुल गांधी का विदेश दौरा एक बार फिर विवादों में है। इसे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है और राहुल गांधी पर अपरिपक्व नेता होने का आरोप लगाया। साथ ही जॉर्ज सोरोस की संस्थान से चल रही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलने पर भी सवाल उठाए। और राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस को 2 जिस्म में एक जान बता दिया। राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे 2 जिस्म एक जान। बीजेपी ने संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी के विदेशी धरती पर भारत के दुश्मन से मुलाकात पर भी हमला बोला और उनकी तुलना मीर जाफर से कर दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ये रवैया देश हित के खिलाफ है और इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को आज 3200 करोड़ की सौगात दी। हालांकि खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री ताहिरपुर रैली में नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लोगों से जुड़े और टीएमसी पर जबरदस्त निशाना साधा। साथ ही बंगाल में महाजंगल राज को खत्म करने के लिए लोगों का साथ मांगा। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है उससे हमें मुक्ति पानी है। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठियों को बचाने का भी आरोप लगाया। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। वहीं पीएम मोदी की जनसभा में लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी असम के दौरे पर गए और वहां भी करोड़ों की सौगात दी। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी राम जी हो गया, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सोनिया गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। अपने जारी वीडियो में सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को कमजोर करने की कोशिश की है। कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। तो वहीं श्रीनगर पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से जब नए बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। ये नाम कहां से आया? मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर सोच समझ के बिल का नाम रखें तो तब भी। ये तो मुझे एक पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर का नाम याद आ रहा है, वो जी मम्मी जी। इस बयान से जाहिर है कि नए बिल का विरोध फिलहाल तो रुकता नहीं दिख रहा। हवा से राहत नहीं मिल रही है। प्रदूषण ने लोगों की सांसें जकड़ ली हैं। ग्रैब फूड लागू है, निर्माण बंद है, डीजल वाहनों पर रोक है, लेकिन अब भी नियम सख्त है तो भी हवा इतनी जहरीली क्यों है? ये बड़ा सवाल है। राजधानी दिल्ली में बीते 5 दिनों से हवा की रफ्तार बेहद धीमी है। नमी की वजह से प्रदूषक हवा में ही फंसे हुए हैं। सुबह और रात के वक्त हालात और खराब हो जाते हैं। आज भी धुंध और कोहरे की मोटी परत से दिन की शुरुआत हुई, साथ ही स्मॉग की घनी चादर भी दिखाई दी। इस कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। ईवी बसों को कन्वर्ट करना और जल्द से जल्द ईवी पॉलिसी लेकर हम ला रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता उसका लाभ लेते हुए ईवी में कन्वर्ट हो। हम अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कर लेंगे। ग्रैब फूड लागू है, एडवाइजरी जारी है, लेकिन जमीन पर असर अब भी अधूरा है। सवाल यही है कि क्या दिल्ली सिर्फ नियमों से बचेगी या अब जवाबदेही का वक्त है? यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी कमान संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। 2027 विधानसभा में जीत की हैट्रिक कैसे लगानी है, इसकी तैयारी में जुट गए हैं और मकर संक्रांति के बाद उनकी टीम मिशन में जुट जाएगी। 14 जनवरी के बाद अब आपको यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसका संकेत प्रदेश के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी भी दे चुके हैं।
नई टीम कब तक बनेगी, क्योंकि अब तो आपने कार्यभार भी संभाल लिया, नई टीम कब तक आएगी? अभी तो खरवास चल रहा है। यूपी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मार्च 2025 में अपनी प्रदेश टीम बनाई थी। उनको ये टीम बनाने में 7 महीने लगे थे। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पंचायत चुनाव से पहले नई टीम का गठन करना है। ऐसे में अगर समय कम है तो अभी क्यों नहीं? दरअसल बीजेपी खरमास में बड़े राजनीतिक निर्णय लेने से बचती है। यही वजह थी कि यूपी अध्यक्ष के चुनाव वाले दिन ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। मतलब साफ है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी बीजेपी के नए कप्तान अपनी नई टीम के साथ जल्द ही काम करते नजर आएंगे। हो सकता है कि पुराने चेहरों को नई जिम्मेदारी मिले या फिर पुराने चेहरों को ही बदल दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप कांड पर सियासत अब शायराना हो चली है। सीएम योगी के कसूर वाली शायरी पर अब अखिलेश ने भी शायरी करते हुए जवाब दिया है। साथ ही अखिलेश ने मामले में शामिल आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। अखिलेश यादव का ये बयान 24 घंटे के बाद आया, जब सीएम योगी ने शायरी करते हुए कोडिन सिरप मामले में समाजवादी पार्टी पर अटैक किया था। शायरी का जवाब शायरी से देने के साथ ही अखिलेश ने आरोपी के साथ फोटो होने को भी लेकर पलटवार किया। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए। उसके साथ मेरी तस्वीर है और उसके साथ जिन की तस्वीर है, सबसे जवाब बोलो जाए तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे? अदब वाले शहर लखनऊ में शायरी के जरिए सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जो कभी माफिया अतीक का गढ़ हुआ करता था, वो अब नेस्तनाबूद हो चुका है। अब अतीक की कुर्क जमीन पर प्लॉटिंग मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने पर अतीक के करीबियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। माफिया अतीक के ये वही गुर्गे वद्दू, मकबूल और केशव सिंह हैं, जो शायद योगी सरकार को चैलेंज कर रहे थे। जब प्रशासन ने अतीक की जमीन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के बाद नोटिस लगाया था, तो गुर्गों ने बोर्ड हटाकर अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। लेकिन योगी सरकार को चैलेंज करने का अंजाम बुरा होता है। जब जी मीडिया ने खबर दिखाई तो योगी फोर्स ने एक्शन लेते हुए गुर्गों पर एफआईआर दर्ज कर ली और ये मैसेज दे दिया कि यूपी में कार्रवाई नजीर बनती है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। योगी सरकार में माफिया का विनाश हो रहा है और उसकी जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाकर उनका विकास किया जा रहा है, और यही योगी के शासन करने का तरीका है। देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम की रिहाई की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली दंगों के आरोपियों के समर्थन में हुई नारेबाजी ने एक बार फिर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। एएमयू के मौलाना आजाद लाइब्रेरी के बाहर शर्जील इमाम और उमर खालिद को रिहा करने के लिए नारेबाजी की गई। इमाम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इमाम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उमर खालिद को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जिस शर्जील इमाम और उमर खालिद को रिहा करने की मांग हो रही है, वो दोनों ही दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी हैं। शर्जील पर तो यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है, तो वहीं खालिद का नाम जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा रहा है। ऐसे में एएमयू में इनकी रिहाई की मांग ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। बताया जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के ये हमदर्द 15 दिसंबर को मार्च निकालना चाहते हैं, जिसकी इजाजत नहीं मिलने पर लाइब्रेरी के बाहर नारेबाजी करने लगे। जिस शर्जील इमाम पर देश तोड़ने वाला बयान देने का सबूत है, जिस पर दिल्ली ही नहीं बल्कि असम में केस दर्ज है, ऐसे में उसकी रिहाई की मांग कई सवाल भी खड़े करती है। पश्चिम बंगाल में बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर बाबर का विरोध करते दिख रहे हैं, लेकिन उनका ये विरोध दिखावटी लग रहा है, क्योंकि जिस मस्जिद का निर्माण वो करवाने का ऐलान कर चुके हैं, वो मुगल आक्रांता बाबर ने ही बनवाई थी। तो फिर ये बाबर का विरोध कैसे हुआ? बाबर मुर्दाबाद है, बाबर मुर्दाबाद है। हुमायूं कबीर के ये शब्द और उनके ऐलान दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हुमायूं वो बाबरी बनवा रहे हैं जो बाबर ने बनवाई थी। बाबरी के नाम पर फंड जुटा रहे हैं। बाबरी के नाम पर ईंट से लेकर टी शर्ट तक मार्केट में आ गई है। तो फिर ये बाबर का विरोध कैसे हुआ? बाबर क्या था, बाबर का क्या, किसको सब क्या किया, जुल्म किया, जो बाबर को मुर्दाबाद बोलने का कोई मेरा दिक्कत नहीं है। जब जी मीडिया ने इसे लेकर उनसे सवाल किया तो उनका तर्क था कि वो सिर्फ मस्जिद बनवा रहे हैं, क्योंकि उनकी मस्जिद को तोड़ा गया था और मस्जिद जिंदाबाद रहेगी। बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा मस्जिद तोड़ा गया, वो मस्जिद फिर बनाने के लिए मैं इरादा किया, ऐलान किया।
बाबर विरोध का दिखावा कर रहे हुमायूं कबीर शायद समझ गए हैं कि अगर उन्होंने बाबर का विरोध नहीं किया तो 1992 जैसा माहौल न बन जाए, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने इसकी चेतावनी दे दी है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में नई बाबरी बनाने पर अड़े हुए हैं तो एक ऐलान बाबा बागेश्वर ने भी कर दिया है और साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मस्जिद बनी तो फिर 1992 दोहराने के लिए तैयार रहे। हुमायूं कबीर खुद को बाबर विरोधी तो बता रहे हैं, लेकिन बाबर के नाम पर एक नहीं 3 बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। ऐसे में अब हुमायूं कबीर के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने मोर्चा खोल दिया है। सनातन का झंडा लेकर चलने वाले बाबा बागेश्वर ने बाबरी वाली साजिश को लेकर दो टूक कह दिया कि बाबरी मस्जिद बनी तो फिर 1992 दोहराया जाएगा। बाबर के नाम पर यदि देश में कोई स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार है। बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने के लिए हिंदुओं को एक बता रहे बागेश्वर बाबा ने ये भी साफ किया है कि वो धर्म या स्थान के खिलाफ नहीं बल्कि आक्रांता के खिलाफ हैं। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। मंच से पर्चा बना देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अब बाबरी निर्माण को लेकर हिंदुओं की एकता वाला पर्चा लिख दिया है। और बिहार में ज्वाइनिंग लेटर लेने के दौरान हिजाब विवाद से सुर्खियों में आई डॉक्टर नुसरत को झारखंड सरकार ने ऑफर दिया है और कहा है कि वो झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में सम्मान और सुरक्षा के साथ आकर ज्वाइन कर सकती है, जिसमें अच्छी सैलरी और घर भी शामिल है। यही वो मामला है जिसकी वजह से बिहार की डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार से ये ऑफर मिला है। 3 लाख रुपए महीने की सैलरी, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी घर, सुरक्षा के साथ नौकरी। साथ ही झारखंड सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि नियुक्ति सीएम हेमंत सोरेन के स्तर पर होगी, जिससे उन्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों का एहसास हो। किसी भी धर्म और किसी भी बच्चे के साथ जहाँ भी दुर्व्यवहार होगा या किसी समाज के साथ कोई भी घटनाएं घटेगी, सबसे पहले वहाँ थाना चले आता है। बता दें कि डॉक्टर नुसरत परवीन को आज सबलपुर स्थित पीएचसी में ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। पता चला कि वो सिविल सर्जन के कार्यालय में ज्वाइन करेंगी, उसके बाद यहाँ आएंगी। वहीं इस मामले ने अब सियासी रूप भी अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस और आरजेडी इसे महिला की गरिमा का अपमान बता रहे हैं। सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने के बाद बिहार में जमकर पीला पंजा चल रहा है। योगी मॉडल की तर्ज पर पूरे प्रदेश में अवैध के खिलाफ एक्शन जारी। इस बार बुलडोजर का मुंह बिहार के समस्तीपुर की तरफ मुड़ा है और स्टार्ट होने के साथ ही जमकर गरजना भी शुरू कर दिया है। जिले के मोहिउद्दीन नगर से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सड़क के दोनों किनारे यहां लोगों ने दुकान और घर को बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने सड़क चौड़ीकरण के लिए यहां अतिक्रमण को बुलडोजर से हटा दिया। कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कुछ लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया। एक्शन के दौरान किसी तरह से कोई अशांति न फैले, इसके लिए पहले ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने के लिए हिंदू संगठनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि हिमाचल में अवैध मस्जिद का जाल तो पहले से बुना जा चुका था। शिमला की एक तहसील में 3 अवैध मस्जिद खड़ी हैं। जहां एक तरफ संजौली में अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिमला की एक तहसील में 3 अवैध मस्जिदों का भी खुलासा हुआ है। शिमला से करीब 126 किलोमीटर की दूरी पर तहसील नेरवा में ये अवैध मस्जिदों का मकर जाल है, जहां रहमान मस्जिद, बिलाल मस्जिद और मुलशाक मस्जिद बनी हुई है। यहाँ भी मस्जिद बनाई गई है सरकारी जमीन पर, जो दावा किया गया है आरटीआई के तहत। उधर जी न्यूज के खुलासे के बाद प्रशासन जागा है, मामले की जाँच की बात की जा रही है। जो भी सरकारी जमीन पर, वन भूमि पर या किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, उन पर हम 163 के तहत कार्रवाई करते हुए यदि वो सही पाया जाता है तो उनको वहां से बेदखल किया जाता है। ऐसे मस्जिद के खुलासे को हिंदू संगठनों ने डेमोग्राफी के लिए खतरनाक बताया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्रिसमस को लेकर सियासी और सामाजिक पारा चढ़ गया है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच चिंता का माहौल है और ये मामला आस्था, परंपरा और शिक्षा के दायरे से जुड़ा है। इसको लेकर एक बैठक हुई और बैठक के बाद संगठनों ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने वाले स्कूलों को चेतावनी दे दी। मेरा आप सभी से निवेदन है, सब हिंदू समाज से निवेदन है कि 25 दिसंबर को ये जो ढोंग करते हैं, इस ढोंग से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी नस्लों को भी बचाइए। संगठनों का कहना है कि भारत संत महात्माओं और सनातन परंपराओं का देश है, इसलिए स्कूल में क्रिसमस मनाने पर विरोध की चेतावनी दे दी।
हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देखना ये होगा कि इसके बाद क्या आस्था के नाम पर शिक्षा परिसरों में टकराव बढ़ेगा। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शिलांग पुलिस ने इस मामले को लेकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम को बताया गया है और ये मर्डर पहले से प्लान्ड था। इस चार्जशीट में ये भी बताया गया कि सोनम ने अपने पति की हत्या कैसे करनी है और कहां करनी है, इसका पूरा खाका पहले से ही तैयार कर लिया था। चार्जशीट में बताया गया कि राजा रघुवंशी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलांग गए, जहां पहले से ही सोनम का प्रेमी राज और उसके दोस्त विशाल आनंद आकाश मौजूद थे। शिलांग जाने का प्लान सोनम ने ही बनाया था और टिकट भी सोनम ने ही बुक की थी। तो वहीं सोनम के वकील की ओर से शिलांग कोर्ट में केस के ट्रायल के बीच जमानत के लिए नई याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट में जो जमानत याचिका दाखिल की गई है उसमें सोनम को निर्दोष बताया गया है, जिसमें लिखा था कि ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका है, जो लव अफेयर पर आधारित है। सोनम अपनी शादी को लेकर खुश थी, सिर्फ शक सबूत की जगह नहीं ले सकता। हालांकि ये दलील सुनने के बाद भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में लाउड स्पीकर को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू कार्यकर्ताओं ने गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर जल्द एक्शन नहीं हुआ तो अपने स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ मस्जिदों में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर और दूसरी तरफ मीट की अवैध दुकानें। इन्हीं मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बागपत में मोर्चा खोल दिया है। नियम के खिलाफ चल रही दुकानों और स्पीकर को लेकर कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। दवनी में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं, जिससे बहुत अधिक हानि हो रही है, छोटे बच्चों को काफी नुकसान होता है। इससे मीट की दुकानें बहुत नगर के अंदर बहुत अवैध तरीके से चल रही हैं, जिनका लाइसेंस भी नहीं है, वे दुकानें चल रही हैं। वीएचपी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन होगा। हालांकि यूपी में योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मुहिम चला रखी है, लेकिन बावजूद इसके बागपत में हिंदू संगठनों ने इसे लेकर शिकायत की है। मुंबई से सटे मीना रोड में गौमांस को लेकर कई बार हिंदू मुसलमान के बीच विवाद होते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जब मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है, कोई विवाद ना हो इससे पहले ही मुसलमानों ने अब गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और अगर कोई इलाके में ऐसा करता है तो यहाँ के मुसलमान खुद ही उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर गौमांस को बेचता पाया गया तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। दरअसल मुंबई में अगले साल बीएमसी चुनाव है, इसी बीच यहाँ धार्मिक भावनाएं ना भड़कें, इसे देखते हुए यहाँ के कुरैशी मुसलमान ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ किसी भी कसाई की दुकान में गौ मांस नहीं बिकने देंगे। कि यहाँ पर शांति बनी रहे, लोगों के बीच सद्भाव बना रहे और चुनाव से पहले कोई धार्मिक रंग ना देने की कोशिश कर पाई, ये आप लोगों की कोशिश। हमारा भी यही मुद्दा है, धार्मिक ना हो, बात बिगड़े नहीं कहीं, इसमें हमारे आपस में भाईचारा मिलकर हम एक दूसरे से हिंदू मुसलमान आज तक इतने सालों से हम सब मिलजुल के रहते हैं, आज तक ऐसी भावना हुई नहीं। दरअसल यहाँ आए दिन गौमांस के कारण हिंदू संगठन के साथ उनका विवाद हो जाता है। ऐसे में अब वो खुद इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दुकान पर गौमांस नहीं बिकने देंगे, और ऐसा कोई करता है तो वो खुद उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे। और इसी के साथ छोटे में बड़ी बात में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी भारत।